नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम विज्ञान के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विज्ञान हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, हमारे सभ्यता को वह किस प्रकार से विकसित बना रहा है और आने वाले समय में विज्ञान की दशा क्या होगी। ऐसे तमाम विषय हमारे इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार समदर्शी जी। संजय जी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऊर्जा के प्राध्यापक हैं। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब विज्ञान की बात करते हैं संजय जी, तो विज्ञान ऐसा शब्द है जिसका व्याप बहुत बड़ा हो जाता है। तो सामान्य से शब्दों में, सामान्य सी भाषा में और आम लोगों को समझने के लिए हम विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? विज्ञान अगर आम लोगों के लिए समझा जाए जी, तो विज्ञान का बहुत व्यापक, इसकी परिभाषा बहुत व्यापक हो जाती है। विज्ञान ज़्यादातर हम ऐसे विषयों के बारे में समझते हैं जो कि शायद जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, कुछ जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये विज्ञान माने जाते हैं ज़्यादा आम लोगों में। लेकिन एक चीज़ और है जिसको हमको समझना होगा और जो बहुत ही ज़्यादा आजकल महत्वपूर्ण हो गया है, वो है जो सामाजिक विज्ञान है। वो भी एक विज्ञान है जिसमें विशेष कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि समाज को हम किसी तरह से कुछ दे पाएँ। ये सामाजिक विज्ञान के तहत भी हो सकता है, ये और जो चाहे प्रौद्योगिकी से हो या और साइंस के द्वारा भी इस तरह के ज्ञान को दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है अगर सही से समझा जाए तो। मतलब जो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, जी जी, जो तकनीक हमारे जीवन को आसान बना रहा है, चाहे वो किसी भी युग में रहा हो, जी, तो उसे हम विज्ञान समझेंगे। जी, अच्छा, हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारत में जो नॉलेज का सिस्टम है, उसमें भी विज्ञान कहीं न कहीं प्रभावित करता रहा है हमारे जीवन को। तो वो पहले की तकनीक, पहले का विज्ञान क्या था? पहले का विज्ञान, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से हम अगर सोचें तो पुराना विज्ञान हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाकर लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए समझा जाता था कि ये विज्ञान ये काम कर सकता है। और आपको बता दूं कि विज्ञान शुरू के दिनों में ये ऋषि मुनियों द्वारा इस तरह के विज्ञान की रचना की जाती है। विशेष ज्ञान की रचना वहाँ होती थी और आप देखेंगे कि विशेष ज्ञान की पहली उपज वहीं से हुई। चाहे हम चरक ले लें, सुश्रुत ले लें और जो भी इस तरह के और भी वैज्ञानिक, आर्यभट्ट ले लें, भास्कर को ले लें, भास्कराचार्य, तो ये सब विज्ञान जो है वो ऋषि मुनियों से हुआ है। लेकिन विज्ञान, एक तो विज्ञान के लिए कोई परिश्रम करता है, उसकी तपस्या करता है, उसका ज्ञान अर्जन करता है, ये एक विषय हुआ। लेकिन उस जमाने में एक चीज़ और होती थी हमारी परंपरा में कि लोग गुरु के पास सीखने के लिए जाते थे और गुरु उनको अपना ज्ञान जो उन्होंने अर्जन किया है वो दूसरों के साथ बांटते थे और बांटने का उनका अलग तरीका था। ये गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ थी। वो परंपरा बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए, पता नहीं किस तरह का प्रभाव उन पर पड़ा जिसके कारण उसमें काफ़ी बदलाव हुए और वो एक नए तरह की परंपरा चल पड़ी जिसमें कि बहुत से लोग कहीं तीसरी जगह जाके और सीखते थे और उसमें गुरु एक नहीं होते हैं, अभी बहुत सारे गुरु होते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी जिम्मेवारी उस तरह की नहीं रहती जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा में थी, जिसमें कि उनका सीधा संबंध होता था उसकी हर विधा में उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए। विधा हो सकता है कि जीवन से संबंधित हो, विधा हो सकती है कि कोई
विज्ञान से ऐसे संबंधित हो, विधा हो सकता है कि दूसरों से किस तरह से हम व्यवहार करें उससे संबंधित हो, ये सभी विधाएं उसमें थी। आज के विज्ञान को आप किस रूप में देखते हैं? आज का जो आधुनिक विज्ञान है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? आधुनिक विज्ञान, जैसा मैंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ये आंतरिक चीज़ों को समझने की परंपरा थी, जिससे कि अंदर की चीज़ें हमारी बढ़ती रहती थी। आज की जो परंपरा है, जो कि शायद हमारे पाश्चात्य जगत से ज़्यादा प्रभावित है, वो परंपरा बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। और आप देखेंगे कि ये दोनों मिलके ही ये एक संपूर्ण विज्ञान बन सकता है, और इसीलिए पाश्चात्य जगत के लोग हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए आ रहे हैं। और एक ज़माना था पुराने ज़माने में, जबकि आप सबको पता है कि लोग भारत में आते थे सीखने के लिए, क्योंकि ज्ञान का क्रिएशन और जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा होता था। जैसा मैंने कहा कि वो अंदर की चीज़ों को समझने के लिए होता था। बाहर के अलग अलग चीज़ों को लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो अभी जो मॉडर्न विज्ञान है उसकी उपज है। उसमें हम यही करना चाह रहे हैं जी। तो जो कमिंग मतलब आने वाले समय में, जैसे आज तक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर आ गया है, इंटरनेट आ गया है, अंतरिक्ष विज्ञान आ गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई है। तो भविष्य के विज्ञान को आप कैसे देखते हैं? जी, भविष्य का जो विज्ञान है वो किस रास्ते पर? हाँ, भविष्य का विज्ञान अगर हम सही शब्दों में कहें, जो मॉडर्न, जो आपने बात कही, मॉडर्न विज्ञान सही तरीके से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ, और लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा। आम मनुष्य का जीवन थोड़ा आसान होना शुरू हुआ। ये हुआ, उसको हम एक ज़माने में उसको कहते थे इंडस्ट्री 1। आजकल एक नया शब्द आ गया है, इंडस्ट्री 1 कहते हैं उसको। अभी इंडस्ट्री 4 की तरफ हम जा रहे हैं। इंडस्ट्री 1 में मशीन आदमी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, मशीनों ने। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कंट्रोल्स आने लगे। अब मशीन जो कि कभी किसी तरह के इंजन से चलता था, वो धीरे धीरे उसको इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का उस समय आविष्कार हुआ, तो उस तरह की मशीनों ने उसको ले लिया। पहले व्यक्ति द्वारा संचालित जो चीज़ें थी वो मशीनों ने ली इंडस्ट्री 1 में। इंडस्ट्री 2 में उसको इलेक्ट्रिकल चीज़ों ने ले लिया उसका स्थान, मतलब ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ों के सिस्टम शुरू हो गया। तीसरा इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री 3 कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आ गए। अब जो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो है, उसमें भी आदमी का मनुष्य उसमें इंटरवेंशन था उसका, लेकिन अब इंटरवेंशन कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यहाँ भी जो चीज़ें हैं, जो कैमरा लगा हुआ है, ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, केवल कमांड देना है, उसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इंडस्ट्री 4 की तरफ जा रहे हैं। अब शायद मनुष्य की ज़रूरत भी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक आजकल तो किसी चीज़ का डिज़ाइन भी वो ये नहीं रहा कि किसी चीज़ को काट के डिज़ाइन किया जा रहा है। बेसिकली इसको एडिटिव डिज़ाइनिंग कर रहा है, जो कि जिसको कहते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग से मशीनें बनाई जा रही हैं, जो कि पहले बन ही नहीं सकता था। तो ये नई चीज़ आ रही है जो कि इंडस्ट्री 4 में आ रही है, और इससे आम आदमी का जीवन कैसा होगा। जब कंप्यूटर आया था, इंडस्ट्री 3 के दौरान कंप्यूटर जब आया, तो उस समय लोगों ने कहा कि शायद बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, मैं भी, हाँ, वो हुआ। अब इंडस्ट्री 4 जिसमें AI है, अब AI के कारण क्या होने वाला है, बहुत तरह के डिस्कशंस वगैरह मैं सुनता हूँ या देखता हूँ, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने कहा अभी हाल में AI समिट फ्रांस में हो रहा था, वो सबसे सटीक है। अभी हमें पता नहीं है कि AI से क्या होगा, लोगों का जॉब चला जाएगा, क्या होगा, इस तरह की बात हो रही है।
ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा जीवन बहुत आसान होने वाला है और बहुत नए तरह की नौकरियां पैदा होंगी और लोगों का जीवन सचमुच में आसान होगा। ये मेरा अपना भी सोचना है। मोदी जी ने तो इस बात को बहुत बड़े मंच पर इस बात को पेरिस समिट में कहा। नई अपॉर्चुनिटी, नए तरह, इसका केवल रूप बदलने वाला है और ये विज्ञान यहाँ तक हमको ले जाएगा और शायद इससे भी आगे। अभी तो उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जब विज्ञान की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो यहाँ भी सारी चीज़ें जो लगी हुई है वो विज्ञान से संबंधित है। हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है, किस किस तरह से प्रभावित किया है? जैसे आपने 4 दौर की बात बताई, वैसे ऐसे कैसे प्रभावित किया हम लोगों को इसने? हमारे जीवन को बहुत तरह से आसान किया है। ये इसका अगर कहें तो सही पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि इसने आसान किया और आसान करने के साथ साथ शायद जो हमारे सामाजिक सरोकार थे, हमारी और बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें थोड़ी सी कमी आई है और जिसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है जो कि बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है, वो है हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के बहुत तरह के उसके उपयोग हैं और हमारे जीवन को बहुत आसान किया है उसने। लेकिन एक उसने और किया है कि इसके कारण बहुत से लोग बहुत तरह की समस्या में फंस रहे हैं। हमारे बच्चे उस बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, बाहर की एक्टिविटी ना करके इसमें फंस रहे हैं, जिसके कारण दूसरे तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमको इस तरह की हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की चीज़ लानी होगी। डॉक्टर साहब, ये विज्ञान के अवेयरनेस की कमी के कारण ऐसा कुछ हो रहा है? जो चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं उसके तो स्वाभाविक रूप से दोनों प्रभाव होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगर इस क्षेत्र में हमको अवेयरनेस हो तो इससे हम बच सकते हैं, ऐसा कुछ? इसकी अवेयरनेस घर से और स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों तक हमको जाना होगा। मैं बहुत इससे कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से कह रहा हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इस तरह की ज़रूरत है। इसमें घर में बच्चों को सिखाया जाए। आजकल तो जैसे अभी हाल में कुछ देशों ने मोबाइल पे कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं, इतने देर ही मोबाइल चलाने देंगे वो स्कूल में, अगर किसी तरह का कोई लड़का मोबाइल लेके आता है तो ये सब चीज़ें अभी हो रही है। धीरे धीरे शायद ये भी आगे चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है और उसका समाधान भी शायद विज्ञान के दायरे में ही निकलेगा और ये ज़रूर निकलेगा। तो अगर हम ऐसा एक और मेरे मन में प्रश्न ये खड़ा हो रहा था कि विज्ञान के अवेयरनेस के लिए आम लोगों को और क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है या उसको कहा कि भाई थोड़ा कम करो, तो ऐसा और क्या क्या, कहाँ कहाँ हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको रोकना चाहिए? एक तो मैंने मोबाइल की बात की जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है आजकल हमारे भारतीयों में। ये ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम लोग आईटी सेक्टर में, हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में हैं और उनके सामने मैंने ये समस्या देखी है। और अब नए नए तरीके से जहाँ भी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी वाली जगह पे उनको नए नए तरह से काम करने की सुविधा दी जा रही है, जिसमें कि आजकल पता होगा कि आईटी सेक्टर में ऑफिस जाने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। वो ऑफिस जा सकते हैं, घर से भी काम कर सकते हैं। घर से काम करने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जो कि शायद ऑफिस में करना उनके लिए संभव नहीं था। ये एक नए तरह की चीज़ है और इसके कारण जो एक शब्द आता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। इसके लिए जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने पहले से ही बहुत सारे अपने तरह के कुछ न कुछ सुधार किए हैं, लेकिन आम लोगों को इसके लिए और शिक्षित करने के लिए और उसकी जानकारी देने की ज़रूरत है। तो ये जो विज्ञान का जो पूरा रूप है, पूरा स्वरूप है जी, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं?
आज के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान का स्वरूप जैसा था पहले, एक विशेष रूप से जो ज्ञान था वो अभी भी है, लेकिन इसमें बदलाव आ रहा है क्योंकि हम जो आम जीवन से अलग होते जा रहे हैं, आम लोगों से जो हमारा सरोकार था उसमें, जैसा मैंने कहा पहले भी कि उसमें जो कमियां आ रही हैं, तो उन कमियों के कारण उन कमियों को थोड़ा सा, उन कमियों से बचना है। हम लोगों ने शायद मिलना जुलना कम कर दिया है, आमने सामने बैठ के लोगों से बात करना हमने कम कर दिया है। तो ये कमी हमारे अंदर अभी भी है और जिसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है पाश्चात्य देशों में उन लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ें निकाली हैं। हमारे यहाँ अभी भी पुरानी व्यवस्था जिसमें हम लोग परिवार में एक साथ रहते हैं, वो व्यवस्था अभी भी बहुत हद तक अभी भी अपनी जगह पर है, लेकिन इसको हमको फिर से लाने की ज़रूरत है, जिसमें कि परिवार के लोग आएँ, मिले, बैठें। और इसमें हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा इसमें रोल होने वाला है। अभी हाल में जो कुंभ हमारे यहाँ हुआ जी, वो इसी विज्ञान, हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसी की परिणति थी। इसको विज्ञान से अलग नहीं देखा जाना चाहिए। अलग इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि जब आप किसी एक तरह के सिस्टम में, जो इंडस्ट्री 4 की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमको शायद फिजिकल बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम मिलेंगे कैसे? और हमारा अपनी साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने मनोविज्ञान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान का एक बहुत बड़ा पार्ट हो रहा है। और मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं अमेरिका के, उनका नाम है डेविड कानेमैन जी। डेविड कानेमैन जो है, उन्होंने एक अलग तरह की साइकोलॉजी का रास्ता बनाया और वो पहली बार उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस जी। तो थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस कोई सोच नहीं सकता है कि इसके लिए भी कोई थ्योरी हो सकती है, उसमें भी कोई साइकोलॉजी कुछ हो सकती है। बिल्कुल। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, तो ये एक अलग बात है। थ्योरी ऑफ मतलब हैप्पीनेस पर नोबेल, हैप्पीनेस, हाँ, उस पर उन्होंने और भी बहुत सारी थ्योरीज बाद में दी हैं, जो आजकल मैनेजमेंट गुरु उनको फॉलो करते हैं अलग अलग रूप में। ये कई जगह पे उनकी पढ़ाई भी होती है। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो है हमारे देश में पहले से था, किसी न किसी रूप में था। हम लोग उससे पता नहीं क्या हुआ है बीच में, जबकि हम लोग उसको थोड़ा सा उससे अलग हो गए हैं। या तो हमारे ऊपर किसी तरह का प्रभाव किसी तरह से डला, या हम भूल गए, आत्मसंतुष्टि में रह गए। आत्मसंतुष्टि, जो कंप्लेसेंसी कहते हैं, तो कंप्लेसेंसी में हम लोग रह गए, जिससे दूर होने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक चीज़ बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारे चीज़ें जो है हमारे यहाँ के युवा कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, जो कि शायद पाश्चात्य जगत को और पूरी दुनिया को दिशा दे सकते हैं। हमने मैं कभी कभी आप सोचते होंगे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कण कण में भगवान। अब कण कण में भगवान, बिल्कुल। अब कण कण में भगवान कहेगा कि ये तो लगता है कि ये कहीं से किसी ने बोल दिया, हर जगह भगवान है, और ये आध्यात्मिक बात है, आध्यात्मिक बात या धर्म की बात है। लेकिन इसमें अगर कोई सोचे कि हर कण जो है, हर कण में एक एटम है, हर कण में इलेक्ट्रॉन है, और बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से वो चल रहा है, ऑर्बिट बनाया हुआ है, हमारे लाइफ को वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो भगवान तो है ही, भगवान वहाँ है। दूसरी, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही है अब, जबकि हम नारा दे रहे हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा को कुटुंब, ये अलग विज्ञान की फिलॉसफी, ये फिलॉसफिकल साइंस है, जिसमें हम भारत इतना आगे उस समय बढ़ चुका था। अब इसको हम लोग पता नहीं फिर से भूल गए हैं। इसको आगे करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, इससे शायद अगर कुछ लोग जो दर्शक सुन रहे हैं वो इसको समझेंगे कि ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, ये विज्ञान का बहुत बड़ा एक हमारी तरफ से विज्ञान लोगों ने दिया है,
जिसको कि लोगों को समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा, गणित के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मतलब जब कभी भी भारत की बात होती है तो गणित में काफ़ी हम लोग रीच रहे हैं। तो ये जो गणित है उसको क्या विज्ञान का पार्ट माना जा सकता है? गणित तो विज्ञान का ही पार्ट है। गणित तो एक ऐसा टूल है जिससे कि विज्ञान का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और उसके बिना हम आगे नहीं। ये टूल है एक तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा हम कहेंगे ये एक स्थूल है जिसमें कि शायद जीव उसको जीवंत बनाता है जब या तो ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान से जब मिलता है तो यही जो गणित है ये आगे जाके और ये जीवन, अगर उसको शरीर कहा जाए तो ये आत्मा है, ये आत्मा है, इस तरह की बात है और ये जीवंत हो जाता है। तो ये भारत में किस प्रकार से मतलब पहले का जो भारत में एक तो शून्य का आविष्कार का जो है भारत को ही इसका क्रेडिट दिया जाता है कि शून्य का आविष्कार हमने किया। ये अपने आप में उस समय की फिलॉसफी थी, शून्य भी कुछ है जो कि एग्जिस्ट करता है। पूरा कंप्यूटर जगत आज उसी एक और शून्य पे चल रहा है। ये दशमलव पद्धति भी कहीं दशमलव पद्धति शून्य के कारण आ गई। शून्य के कारण दशमलव पद्धति भी हमारे यहाँ आ गई, जिसके कारण बहुत सारी गणनाएं पॉसिबल हो गई। और अभी हाल की बात है, मैंने कई जगह पे इसका उदाहरण दिया है कि अभी हाल में सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने विलो नाम का एक चिप बना दिया है जो कि बहुत कम समय में कुछ मिनटों में एक काम कर दे रहा है जिसको करने में 10 × 10 का 25 पावर, मतलब 10 पर 25 शून्य के साल लगेंगे, उतना 10 to the power 25। तो इतना साल लगेंगे, मतलब वो हमारे जीवन काल या ब्रह्मांड के जीवन काल से भी शायद ज़्यादा समय लगे। उतनी गणना उस चिप के माध्यम से हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आजकल हो रही हैं और उसमें जो क्यूबिट का जो यूज़ किया जाता है उसमें वो क्यूबिट, उसमें एक भारतीय का भी बहुत बड़ा रोल है उसको डेवलप करने में, जैसा मुझे पता चला है। और वो उसमें भी वही 0 and 1 नॉन एग्जिस्टेंट टू फुल्ली एग्जिस्टेंट सिस्टम, इसका काम जो है उससे काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ें आजकल हो रही हैं। भारत ने इसमें अब भारत देश ने बहुत आगे बहुत सारे इसमें स्टेप्स लिए हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ चिप्स बनाने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री आजकल लग रही है। बिल्कुल। और जो कि हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेगी। मतलब जब हम देखते हैं कि जैसे आइंस्टीन आए, उन्होंने एक थ्योरी दिया E=mc², इस प्रकार की कोई थ्योरी है शायद विज्ञान में। उसके बाद एक नया आंदोलन शुरू हो गया विज्ञान में। तो वैसा ही कुछ अभी जो हम जिस एरा में जी रहे हैं वैसे ही कुछ ऐसे आंदोलन के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं। जी, आइंस्टीन तो सबसे बड़ा, उनको कहा जाता है कि सबसे बड़ा ब्रेन दुनिया में अगर अभी तक हुआ है तो आइंस्टीन ही हुए हैं। और E=mc², इसकी बात मैं अभी कहने ही जा रहा था आपसे। हाँ, इसको जरा डिकोड करके जरा बताते तो ज़्यादा अच्छा। E=mc² वो बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान, अभी तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है मास को एनर्जी में हम बदल सकते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मास से कितनी एनर्जी के बराबर है वो। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो कि अभी मैं सुंदर पिचाई की बात आपसे कर रहा था जी, तो उस जो ट्वीट उसने किया उसके तुरंत जवाब में एलन मस्क, आप जानते हैं, बहुत बड़ा वो जो तो उन्होंने ट्वीट किया, टेस्ला कंपनी के टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हम अब यूनिवर्स जो है 1 से सिविलाइजेशन 1 से सिविलाइजेशन 2 की तरफ शायद जाए, सिविलाइजेशन 3 तो नहीं पहुंच पाए। जब समझने की कोशिश की मैंने तो उसमें देखा कि वो चाह रहे हैं कि पूरी एनर्जी जो है अर्थ की वो कैलकुलेट अगर हम कर लेते हैं तो ये सिविलाइजेशन 1 हो जाएगा। सिविलाइजेशन 1 ये अब इसी चिप से जो मैंने कहा विलो, उससे शायद ये संभव हो सकेगा। मतलब जितनी ऊर्जा कैपेसिटी हमारे अर्थ में है बस वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अर्थ जो है वो एक बंद सिस्टम नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में आती है
और ये सौर ऊर्जा जब अंदर आती है तो उसका आपको पता है कि ऊर्जा ही मास है, मास ही ऊर्जा है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका क्या असर हो रहा है हमारे पृथ्वी पर, ये समझने की ज़रूरत है। एक असर तो ज़रूर हो रहा है कि ये ऊर्जा अंदर आ रही है और बाहर नहीं जा पा रही है, जिसके कारण हमारा जो है एनर्जी बैलेंस जो अर्थ का है उसमें समस्या आ रही है, और जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ये है। लेकिन इसको बड़े रूप में करने के लिए शायद बहुत बड़े कंप्यूटेशनल शक्ति की ज़रूरत होगी, जो कि अब डेवलप हो रहा है। ये ऊर्जा का जो हमारा स्रोत है उसको हम कैलकुलेट करके और फिर आगे की छलांग क्यों नहीं, ऊर्जा जब सूरज की ऊर्जा आ रही है तो एक तो ऊर्जा हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा उससे जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो भी इसी ऊर्जा का पार्ट है। तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल जब सिविलाइजेशन 1 की बात कर रहे हैं तो हम सिविलाइजेशन के जो उसमें हर कण है उसकी बात कर रहे हैं, हर पहलू पर हम विचार की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बड़े स्तर पर ये सोचा जा रहा होगा। ऊर्जा के स्तर पर सचमुच में ये सूर्य की जो किरण आ रही है ये हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। ये विज्ञान का की ही देन है। और जो हमारे यहाँ जो अभी असंतुलन देखने में लगता है, जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अन्य की बात करते हैं जी, तो ये सब सारी चीज़ें इसी से संबंधित बहुत अच्छा डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और विज्ञान के विभिन्न आयाम, विज्ञान किस प्रकार काम करता है और विज्ञान हमारे जीवन को कैसे आसान बना रहा है, भविष्य का विज्ञान क्या था और हम विज्ञान के दिशा में किस प्रकार छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका आभार, और इसी के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।